उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भारत 24 के विकसित भारत कॉन्क्लेव में अपनी बात रखी, राय रखी। देखिए। सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगी। आज बहुत सारे विषय उत्तर प्रदेश को लेकर जो सर से हम बात करने वाले हैं, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो वक्फ कानून हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी टूरिज्म को लेकर सरकार का विजन है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सर, शुरुआत करते हुए महाकुंभ से आपसे। तो महाकुंभ से अगर आप शुरुआत करने जा रही हैं तो निश्चय ही शुरुआत भी जो है बिल्कुल आप धूम धड़ाके से करने जा रही हैं, तो पूछिए जल्दी से। बिल्कुल। और सर, आप तो पूरी तरह तैयार लग ही रहे हैं और हमेशा सर की खासियत यही है कि सर हमेशा तैयार रहते हैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, और सर पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सर, महाकुंभ से शुरुआत करते हुए, और महाकुंभ की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर थी, और जो एक बहुत बड़ा टारगेट आपने रखा था वैसा ही वहां पर हुआ भी। वहां पर श्रद्धालु पहुंचे भी, और पहुंचे तो फिर जिस तरह का क्राउड मैनेजमेंट रहा है उसकी चर्चा न सिर्फ यूपी में हुई, न सिर्फ देश में हुई, बल्कि दुनिया में भी हुई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये यूपी सरकार के लिए रहा। लेकिन सर, क्या आपको भी ये लगता है कि एक मॉडल के तौर पर महाकुंभ उभरा है? यूपी की नजीर जो बदली है वो महाकुंभ ने पूरी तरह से बदल दिया है। देखिए, मैंने तो अपने नौकरी की शुरुआत जो है 1989 के महाकुंभ से की है। जब मैं शुरू में एसडीएम सदर था प्रयागराज में, तब इलाहाबाद हुआ करता था, और हम लोगों ने कुछ कुंभ महाकुंभ में बिजली की व्यवस्था की। जब मैं बिजली विभाग में रहा, और 2019 का कुंभ हम लोगों ने बहुत निकट से देखा, और 2019 के कुंभ में उसकी तैयारी में जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने तैयारी की। एक बैठक में ही वहाँ जो है इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया, तो मेरे आंख के सामने हुआ। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इवॉल्व करते हुए देखी हैं। मैं कितना ही कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे प्रदेश के वो सांसद हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटीज हैं, उस कारण से 2019 का जो कुंभ था वो दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ था। उसकी लर्निंग से जो है, जब वहां 25 करोड़ लोग आए, उसकी लर्निंग से इस बार का कुंभ महाकुंभ बहुत ही सुंदर और मैं कह सकता हूं अभूतपूर्व रहा है। अगर वर्ल्ड ओवर कोई भी बड़ा समागम देखें तो इससे अगला समागम जो है साउथ अमेरिका का है, जिसमें 75 लाख लोग आते हैं। हमारे इस महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं, 663 मिलियन। तो अगला इसका साइज जो है ब्राजील में दिखता है, और उसकी तीसरा साइज जो है सऊदी अरेबिया में जो है दिखता है। और हमारा कुंभ कुछ एक हफ्ते का नहीं, ये 45 दिन का था। और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री, और सर ये बहुत बड़ी बात, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि 45 दिन का, चूंकि अलग अलग जो है रिलीजियस डेज हुआ करते हैं, 14 जनवरी से शुरू हुआ और शिवरात्रि को खत्म हुआ। अगर 45 दिन और भी जो है शुभ दिन होते तो ये 45 दिन भी वहां भीड़ आती, ऐसा कल सर ने जो है एक मंच से कहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ अ साइज ऑफ दिस नेचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एवर, और इसको जो है यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है। दिव्य भव्य सुरक्षित और सुंदर कुंभ तो था ही, जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि इसको डिजिटल कुंभ बनाया जाए। डिजिटल कुंभ की दिशा में भी जो है बहुत ही अभूतपूर्व इसकी लर्निंग्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितना डेटा क्रिएट हुआ है पूरे कुंभ में, यानी जितनी वीडियोग्राफी, जितना भी जो है मूवमेंट का डेटा है, जितना भी आवागमन का डेटा है, ये डेटा पूल इतना बड़ा है कि आईआईटी मद्रास ने ऑफर किया है कि ये जो पूरा डेटा लेक है वो लेकर इससे एआई के टूल्स वो बनाना चाहते हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी है कि more than 22 big organizations all over the world have proposed with the government. They are already in action with the government
including IIT Kanpur, IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, including IIT Madras, including हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो ये सब अब रिसर्च कर रहे हैं कि इतना सफल और भव्य कुंभ कैसे हुआ। मैं ये भी आपको बता दूं कि कुंभ में न केवल उत्तर प्रदेश के लोग आए, अभी मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कुंभ एरिया में आप जाते तो हर प्रदेश की नंबर प्लेट की गाड़ी आप देख सकते थे। जो एक्सप्रेसवेज हमारे प्रदेश की बनी है उससे इतना आसान हो गया कुंभ में पहुंचना, तो हर प्रदेश की गाड़ियां थी, बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र की गाड़ी, मध्य प्रदेश की गाड़ी, राजस्थान की गाड़ियां, उधर नॉर्थ में पंजाब की गाड़ियां भी जो है आई, तो हर प्रदेश से गाड़ियां आई, तो हर प्रदेश से लोग आए और कम से कम 180 कंट्री से ज्यादा के लोग आए। वहां के एम्बेसडर्स आए, वहां के टूरिस्ट आए, वहां के श्रद्धालु आए और उन्होंने सनातन के इस बिग पिक्चर को देखा। सर मैं तो पहले ही डायरी लेकर बैठी थी कि सर के पास बोलने के लिए इतना कुछ है कि मुझे ही वेट करना पड़ेगा कि मैं अगला क्वेश्चन क्या लूं सर से। सर लेकिन देखिए मैं भी अपनी डायरी लेकर आया हूं। मैंने देख लिया मैंने पहले ही देख लिया कि सर के पास पूरा डेटा है महाकुंभ से। और दो चीज बताना भूल गया, क्योंकि कुंभ का आपने कहा है तो आई विल नॉट बी डूइंग माई जॉब इफ आई डोंट से दिस। लगभग 7-7.5 हजार करोड़ प्रदेश सरकार ने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अरेंजमेंट में खर्च किया। लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, NHAI ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया। यानी कोई विभाग ऐसा प्रदेश का नहीं होगा जिसने वहां योगदान न दिया हो, कोई विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होगा जिसकी फील्ड फॉर्मेशन है जिसने वहां योगदान नहीं दिया होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार डबल इंजन की सरकार में किस सफलता के साथ इस कार्यक्रम को किया गया। 15 से 16 हजार करोड़ खर्च हुआ, लेकिन 3 लाख से ज्यादा करोड़ का GSDP को, स्टेट की और पूरे गवर्नमेंट की, उसको जो है लाभ मिला। सर विकसित भारत 2047 जो विजन है सरकार का, अब चूंकि हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो एक तो पहला क्वेश्चन मेरा ये कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा है यूपी की इकोनॉमी और टूरिज्म पर। दूसरा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड करते हुए सर, विकसित भारत 2047 का जब हम जिक्र करते हैं तो यूपी को अभी आप कहां देख पा रहे हैं और आपका विजन अभी फिलहाल उसको लेकर क्या चल रही है? देखिए मैं एक आपको पुरानी कहानी बता रहे हैं। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने राज्य की सरकार संभाली, अब 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो पहले दिन जब टूरिज्म में मैंने ज्वाइन किया, टूरिज्म मेरे पास एक विभाग था उस समय, तो उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में हम लोगों ने अपने स्पिरिचुअल और बाकी जितना धार्मिक टूरिज्म है उसका 1% भी जो है उसका पोटेंशियल नहीं पाया है। और मुझे बताने में खुशी है कि 2017 के बाद जो है अयोध्या का जो डेवलपमेंट हुआ है, राम मंदिर का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद मंदिर बनना शुरू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी प्राण प्रतिष्ठा की, और अभी मुझे कल चंपत जी बता रहे थे कि बहुत जल्दी उसका जो प्रथम चरण है वो भी पूरा होने जा रहा है, गंगा दशहरा तक 5 जून तक। तो ये जो पूरा अयोध्या और अयोध्या के आसपास का डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ। साथ साथ वाराणसी, मैं वहां का भी कलेक्टर रहा हूं, और वहां काशी धाम जो है बना, वो हम लोग ने धर्मार्थ से उसको टेकअप किया। प्रधानमंत्री जी का विजन कि काशी में अगर काशी धाम है तो वो तंग गलियों तक सीमित ना रहे, वहां बाबा विश्वनाथ को गंगा जी से जोड़ा जाए, और इतना सुंदर धाम वहां बना है कि उसकी वजह से भी लगभग 2 साल में हम लोग ने कैलकुलेट किया था 13 से 14 करोड़ लोग आए। तो ये काशी प्रयागराज का कुंभ वो इसी समय हो गया। अयोध्या जी, वहां विंध्यवासिनी देवी जी, यहाँ सीतापुर में नैमिषारण्य, वहां गोरखपुर, इसके साथ साथ पूरा एक्सप्रेसवेज, इसके साथ साथ एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब मिलाकर एक ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गया है कि हर आदमी जो है रोज जो है अयोध्या भी जा रहा है, काशी भी जा रहा है, गंगा जी में भी नहा रहा है, संगम भी जा रहा है, सब तरफ जा रहा है। तो ये टूरिज्म का जो पूरा कार्य है, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका होगा। बाय द वे, टूरिज्म में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैक्सिमम ट्रांसलेशन इनटू जॉब्स टूरिज्म में होता है। तो जो आप विकसित भारत की बात कर रही हैं, हमारे प्रदेश के ग्रोथ ड्राइवर्स में टूरिज्म, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर,
मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ एमएसएमई और ओडीओपी, ये सब चीज एक साथ जुड़ जाएंगी और महिलाओं का हम सशक्तिकरण कर देंगे तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत की आपने बात की है। विकसित भारत का मतलब ये हुआ कि 2047 तक, यानी जब हमारे देश के 100 साल पूरे होंगे, हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। आज हमारी इकोनॉमी लगभग भारत सरकार की 4.2 ट्रिलियन के आसपास है। बहुत जल्दी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे और बहुत जल्दी डेढ़ साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो निश्चय ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक इंडिया इन दी वर्ल्ड शुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इन द वर्ल्ड शुड मीन बिजनेस। इंडिया इन द वर्ल्ड शुड कमांड। और अभी ग्रुप G20 के पूरे कार्यक्रमों से आपको देखने को मिला कि जो हमारे नेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेसी की और हमारे कल्चर की स्ट्रेंथ है, वो निश्चय ही जो है वर्ल्ड ओवर थोड़ा सा माफी के साथ आपको मैं चाहूंगी कि थोड़ा हम अब मैं क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि हम अगर इस सेशन को चाहें तो ये 2 घंटे 3 घंटे भी चल सकता है, लेकिन अब चूंकि आपने काशी, मथुरा, अयोध्या की भी बात की, सीतापुर की आपने बात की, गोरखपुर की बात की, और अभी भी हमने देखा महाकुंभ में जो भी लोग प्रयागराज जा रहे थे वो अयोध्या और काशी भी जा रहे थे। बिल्कुल। इवन वहां को लेकर तो हमने भी देखा कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आपको भी और अभी हमने मथुरा की बात नहीं की है। हाँ, मथुरा इसमें इंक्लूड करते हुए। सर, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो अब तीर्थ स्थल के तौर पर हम इन तमाम धार्मिक जगहों को इस वक्त देख पा रहे हैं, सनातन टूरिज्म का एक बड़ा हब यूपी नहीं बन सकता? और अगर ऑब्वियस है, अभी आप चूंकि इसकी तरफ कदम भी लगातार बढ़ा रहे हैं, तो अभी आपकी प्लानिंग इसको लेकर क्या चल रही है फिलहाल? देखिए, टूरिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है रोड्स। टूरिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है ट्रेन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर टूरिज्म। आज ही जो है मेरे समधी साहब जो है दिल्ली से अभी सुबह जो है अयोध्या जी सीधे फ्लाइट से गए जी। मैं अयोध्या का कलेक्टर रहा हूँ 97 में। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि कभी भी अयोध्या में एयरपोर्ट होगा और वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और लोग जो है पूरे देश से अयोध्या आ सकेंगे। कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रहा है। आज जो है वंदे भारत चल रही है और मैं आपको बता दूं कि अभी देश जो है आगे प्रोग्रेस कर रहा है। बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। बहुत जल्दी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स और बुलेट ट्रेन चलने लगेंगी। तो दिल्ली से वाराणसी 3-4 घंटे 5 घंटे, दिल्ली से कानपुर लखनऊ जो है 2.5 घंटे। तो ये सब चीजें जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को इंडिया में लाने में अब देर नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि हम सीख तो गए हैं। हमारे पास आर्थिक शक्ति भी है, हमारे पास मैन पावर की शक्ति भी है, हमारे पास सोच भी है। अब हम लोगों को केवल आगे बढ़ना है और एक देश के रूप में आगे बढ़कर। सर, वक्फ बिल पर बहुत घमासान मचा, इससे पहले अब कानून बन चुका है, तो बवाल अभी भी मच रहे कई जगहों पर। सबसे बड़ी बात की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की यूपी में ही है जी, लेकिन बवाल सबसे ज्यादा बंगाल में हो रहे हैं। अभी मैं 2 सवाल मैं इसमें पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं सर, बिल्कुल पॉलिटिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लूंगी आपसे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस वक्त वक्फ की यहाँ पर यूपी में है, तो इसको लेकर आपकी अभी अगली प्लानिंग क्या चल रही है? देखिए, वक्फ के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये चैरिटी है। और वक्फ की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उससे जो है चैरिटेबल जो कार्य है होने चाहिए। आज कितने हमारे ऑर्फनेजेस हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। सरकार चला पाती है ऑर्फनेजेस, प्राइवेट हमारी संस्थाएं चला भी नहीं पाती, और जो चलाते भी अच्छे लोग हैं, कोई न कोई कारण से लोग विवाद खड़ा करके उनको बंद करा देते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल मेरी माँ ने जो है एक मेंटली चैलेंज विमेन के लिए होम में अपनी पुरानी साड़ियां वहां दी। कितने लोग जो है मेंटली चैलेंज विमेन के लिए जो है इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में रहा हूं, आज की तारीख में कितने डिसेबल्ड पर्संस के लिए हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो अभी बहुत पोटेंशियल है, और वक्फ उस पर्टिकुलर समाज की चैरिटेबल वर्क्स के लिए है, न कि किसी प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए है। और मैं भी बहुत सारे जनपदों में रहा हूं, तो वहां में वक्फ की संपत्तियां बहुत पोटेंशियल उनमें है। बहुत सारे काम हो सकते हैं, स्कूल्स बन सकते हैं, कॉलेजेस बन सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। कुछ न कुछ आगे उसको बढ़ाकर देना है, लेकिन किसी को पर्सनली कब्जा करके
उसका जो है कमर्शियल पर्पस करने के लिए नहीं है। यही वक्फ कानून है। अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो इससे देश आगे बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमारे आगे बढ़ेगी। केवल सोच की बात है, देखिएगा थोड़े दिन में लोग अपने आप कहेंगे कि हाँ भाई इसका भाई बहुत फायदा होने सर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लास्ट क्वेश्चन के साथ चाहूंगी। अभी आपने जब इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ, इसकी ग्राउंडिंग अभी तक कितनी हुई और अभी आप फिर से करने जा रहे हैं, तो इसको लेकर इस बार टारगेट आपका क्या है? देखिए, जो 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें लगभग 12.5-13 लाख से ज्यादा, लगभग अब सर ने कल फिगर्स दिया, करीब 15 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं और काफी उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में भी आ गए हैं। अभी बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुनः एक इन्वेस्टमेंट समिट नहीं करेंगे, जिसमें 18-19 कंट्रीज में लोगों को भेजा जाएगा और हो सकता है इस साल के अंत तक कराया जाएगा और निश्चय ही बहुत बड़ा ये कार्य होगा। बट मैं एक चीज पर जरूर कहना चाहूंगा, जो विकसित भारत की बात आप कर रही थी, कि विकसित भारत फोकसेस ऑन यूथ, क्योंकि आज जो यूथ 2025 में है, ये सन 47 तक जो है यही जो है मैच्योर सिटीजन्स के रूप में होंगे। बिल्कुल। महिलाओं पर है, महिलाओं को जो है अभी हमारा 30-35% उनका वर्क प्लेस पर कंट्रीब्यूशन है, दैट हैज टू गो टू अप टू 70%। अन्नदाता किसान, आज हमारा किसान अच्छा कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड का फूड बास्केट हम बने, इंडिया बने, इस पर जो है हमें विशेष रूप से कार्य करना पड़ेगा। और फाइनली जीरो पॉवर्टी, हमारे देश में एक भी गरीब न बचे 2047 तक, ये भी जो है हमारे लिए लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी भी मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स है जो रह गए हैं, लेकिन समय का अभाव है और सर बोलते जब है तो मन भी करते है कि सर को पहले सुन ही लेते। मैं जगदीश चंद्रा जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने बहुत प्यार से आज यहाँ भारत 24 के इस मंच पर मुझे बुलाया। मुझे खुशी होती है कि यहाँ इतने सारे ब्राइट चेहरे हैं और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिसने यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सर। लोगो हम लोग का टूरिज्म का है और ये टूरिज्म का नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, घूमने के लिए भी है। और अगर आपको एनसीआर में कोई अच्छी जगह चाहिए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा बेटर है, बनस्पत कोई और दूसरा एरिया। तो जो भी दिल्ली रह रहे हैं नोएडा आ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।